सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सीटेट का प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हिंदी के हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है टैग वर्ड। तो यह दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड एंड नेगेटिव टैग वर्ड। पॉजिटिव टैग वर्ड की बात करें तो सर्वांगीण विकास, करके सीखना, प्रोत्साहन, जिज्ञासा, रचनात्मक मूल्यांकन, सतत या व्यापक मूल्यांकन, दैनिक जीवन से जोड़ने की बात कही जाए, मातृभाषा में शिक्षा की बात की जाए, लेखन या मौलिक विचार के बारे में बात किया जाए, बाल साहित्य का प्रयोग किया जाए, रचनात्मक आकलन, अपसारी चिंतन, अनुरूप चिंतन, बाल केंद्रित अवसर, सक्रिय सहभागिता, समावेशी शिक्षा। यदि ये सब हमारे ऑप्शन में आ रहे हैं तो वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। नेगेटिव टैगवर्ड की बात की जाए तो व्याकरण, सीमित, खाली स्लेट, योगात्मक मूल्यांकन, विशेष शिक्षक, अलग या विशेष कक्षा के बारे में बात की जाए, मानकीकृत शब्दावली के बारे में बात की जाए, यानी स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाए, बच्चों की तुलना की जाए, लैंगिक असमानता, केवल, मात्र, सिर्फ, ये शब्द आए, रटने की बात की जाए तो ये ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं। केवल, सिर्फ, तो ये ऑप्शन हमेशा हमें हमारा गलत होंगे। अब आगे बुद्धि से रिलेटेड टैगवर्ड, जैसे किसी ऑप्शन में बहुआयामी, बुद्धि का कोई क्वेश्चन है उसमें बहुआयामी, तो यह ऑप्शन हम चूज करेंगे। समुच्चय या समूह के बारे में बात की जाए उसे चूज करेंगे। विभिन्न व्यक्तियों में बुद्धि के भिन्न भिन्न स्तर होते हैं। संज्ञान व संवेग के बारे में यदि क्वेश्चन आए तो यह संबंधित, अंतः संबंधित या द्विदिशात्मक होता है। लॉरेंस कोहलवर्ग के बारे में क्वेश्चन बनता है केवल नैतिकता का विकास। तो इन्होंने नैतिकता विकास का सिद्धांत दिया, नैतिक तर्कणा का सिद्धांत दिया। विकास या डेवलपमेंट से रिलेटेड टैगवर्ड जो होंगे, सतत या निरंतर, यानी यह लगातार होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, गुणात्मक होता है, रचनात्मक होता है, एवं विनाशात्मक दोनों होता है। यह मस्ताधमुखी विकास होता है, दूर निकट दूर विकास का क्रम होता है। पहले निकट होते हैं यानी आसपास के लोगों से हम सीखते हैं, फिर दूर के लोगों से सीखते हैं। वृद्धि की बात करें तो यह असतत होती है, निरंतर नहीं होती, कभी होती है कभी नहीं होती, मात्रात्मक होती है, रचनात्मक होती है, सिर्फ शारीरिक भाषा को सिर्फ शारीरिक होती है, सॉरी, और ये गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर होती है। जीन प्याजे से रिलेटेड टैगवर्ड की बात की जाए तो आत्मसातीकरण होता है, समायोजन होता है, संतुलन होता है, स्कीमा होती है, जीववाद, नन्हे वैज्ञानिक। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा बच्चों को, तो जीन प्याजे ने। सक्रिय जिज्ञासु होता है, वातावरण के साथ खोजबीन या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो जीन प्याजे ने। लेओ वायगोत्स्की की बात करें तो इन्होंने सामाजिक सामाजिक अंतःक्रियाएं, भाषा, परस्पर शिक्षण, व्यक्तिक वार्ता, पाठ एवं शिक्षा, इसके फोल्डिंग जिसे कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या अन्य से जानकारी, मेक नॉलेज टू अदर, यानी टीचर से, पेरेंट्स से, जब बच्चे उनके बच्चे को सीखने में जो मदद करते हैं तो वो उनके सीखने में बहुत ही ये ज़रूरी भी होता है और ये बच्चे उससे जल्दी सीख भी जाते हैं। अब कुछ मैंने वो वैज्ञानिक जिनका भाषा में क्या पॉइंट था ये देखें।
तो भाषा वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग भाषा और सोच का विकास सामाजिक संपर्क से होता है। उन्होंने जेडपीडी जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया, यानी निकट विकास क्षेत्र का सिद्धांत दिया। सीखने में बड़े व्यक्ति यानी शिक्षक या बड़े व्यक्ति बहुत ही ज़रूरी होते हैं बच्चे के सीखने में। निजी भाषा यानी प्राइवेट स्पीच का भी महत्व बहुत ज़्यादा होता है। बच्चा जब खुद से सीखना, खुद से तर्क करना स्टार्ट करता है तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सीखना पहले सामाजिक होता है फिर वैयक्तिक होता है, ये अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। स्किनर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने भाषा को आदत माना है। भाषा नकल और अभ्यास से सीखी जाती है। सही बोलने पर प्रोत्साहन मिलता है। भाषा सीखना उत्तेजना प्रक्रिया पर आधारित होता है। चॉम्स्की के बारे में बात की जाए तो भाषा सीखना भाषा सीखने की क्षमता जो है बच्चे में जन्मजात होती है। उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का सिद्धांत दिया। यह केवल नकल से नहीं आती, यह रचनात्मक होती है अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की। और इन्होंने व्यवहारवाद का विरोध किया, जो स्किनर ने दिया था उसका विरोध किया था, स्किनर के व्यवहारवाद का विरोध किया था, सॉरी। और अब तीनों के निष्कर्ष के बारे में बात करें तो वाइगोत्स्की भाषा समाज से आती है, स्किनर भाषा अभ्यास से आती है और चॉम्स्की जो है भाषा जन्म से आती है, ऐसा कहा है तीनों ने। पठन के तरीके की बात की जाए तो स्कीमिंग यानी सरसरी नज़र से किसी चीज़ को देखना, तो पाठ जल्दी जल्दी ऊपर से पढ़ना, अखबार की हेडिंग देखकर अंदर क्या है उसका हम एक बार अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या अंदर होने वाला है, क्या खबर होगी, तो ये हमारा स्कीमिंग कहलाता है। स्कैनिंग की बात करें तो पाठ में केवल आवश्यक जानकारी ढूंढना। जैसे हम समय सारणी, ट्रेन की समय सारणी देख रहे हैं तो हम टेबल में से केवल अपना ही ट्रेन का समय सारणी देखते हैं, ना कि हम हर एक ट्रेन का देखते हैं। हमें अपने से ही मतलब होता है, केवल आवश्यक जानकारी हम ढूंढते हैं, तो उसे कहते हैं स्कैनिंग, अवलोकन। मौन पठन की गहराइयों की बात करें तो गंभीर पठन, पाठ को ध्यानपूर्वक और अर्थ समझकर पढ़ना, कहानी समझने के लिए धीरे धीरे पढ़ना, ये हमारा गंभीर पठन में आता है। हर एक चीज़ को हम पढ़ते हैं उसमें। ध्रुत पठन यानी तेजी से पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करना। परीक्षा से पहले हम नोट्स को जल्दी जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए हम कोई एग्ज़ाम की तैयारी 5-6 महीने से कर रहे हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो हम एक ही हफ्ते में पूरे सिलेबस को कवर करते हैं, कोशिश करते हैं, तेज़ी से पढ़ते हैं, तो इसे ध्रुत पठन कहते हैं। मतलब कम समय में ही हम चीज़ों को जल्दी जल्दी सीखना स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। शिक्षण सूत्र, शिक्षण सूत्र वे सिद्धांत हैं जिसके अनुसार शिक्षक को पढ़ाना चाहिए ताकि बालक आसानी से सही क्रम में अस्थायी रूप से सीख सके। जैसे सरल से कठिन की ओर, इसका अर्थ है कि पढ़ाना आसान बातों से शुरू करके कठिन बातों में जाना चाहिए। अगर पहले कठिन विषय पढ़ा दिया जाए तो छात्र घबरा जाता है, तो सरल विषय से शुरू करने पर आधारित शुरुआत करने पर आत्मविश्वास बच्चे में बढ़ेगा। जैसे छोटी संख्याएं पहले सिखाई जाएं, फिर बड़ी संख्याएं सिखाई जाएं। पहले गिनती सिखाई जाए, उसके बाद पहाड़ा सिखाया जाए, टेबल सिखाया जाए। पहले आसान व्याकरण के नियम बताए जाएं, फिर कठिन व्याकरण के नियम बताए जाएं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, जब बच्चा जो चीज़ जानता है उसी से नई चीज़ को कनेक्ट करके सिखाया जाए तो वो होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी नई चीज़, नए नई जानकारी को पुराने अनुभव से जोड़ना ताकि सीखना रोचक बन सके।
जैसे घर का नक्शा समझाकर भारत का नक्शा पढ़ाना। पहले परिवार, फिर समाज। ठोस से अमूर्त की ओर, तो पहले मूर्त वस्तुओं को पढ़ाना, फिर काल्पनिक बातों पर जाना। बालक पहले देखकर और छूकर ज़्यादा अच्छे से सीखता है, बाद में कल्पना से सीखता है। उदाहरण के लिए गिनती सीखने के लिए कंकड़, फिर अंक पर हम आते हैं। जैसे पहले कंकड़ से गिनते 1 2 3 4, फिर हम अंक पे आते हैं, फिर कॉपी में राइट करवाते हैं। उसके बाद गेंद दिखाकर गोला समझाना, ये भी हो गया हमारा ठोस से अमूर्त की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर की बात करें तो पहले हम उदाहरण देते हैं, फिर नियम की ओर जाते हैं। नियम बताने से छात्र समझ नहीं पाता, पर उदाहरण से नियम निकालना आसान होता है। जैसे वाक्य दिखाकर संज्ञा का नियम बताना। जैसे हम पहले उदाहरण दे दिए, राम जो है नाम हो गया, स्थान मान लीजिए दिल्ली हो गई, कोई व्यक्ति का नाम हो गया, वस्तु का नाम हो गया, स्थान का नाम हो गया। तो पहले हम उन चीज़ों का उदाहरण देंगे, फिर उससे परिभाषा, जैसे किसी संज्ञा हम पढ़ा रहे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो पहले हम उदाहरण देंगे, उसके बाद परिभाषा बनवाएंगे। अनुभव से तर्क की ओर, तो पहले अनुभव कराना, फिर सोचने के लिए प्रेरित करना। जब छात्र खुद करता है तो वह बेहतर सोचता है, यानी उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, जो वो खुद से करेगा। उदाहरण के लिए प्रयोग करवाकर नियम समझाना, खेल से सिद्धांत को समझाना, ये हो गया अनुभव से तर्क की ओर। भाषा सीखने के सूत्र, जो कि आप लोग आई थिंक पहले से ही इससे फैमिलियर होंगे। तो सुबोपली एक शॉर्टकट है इसका। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो सु रिप्रेजेंट करता है सुनना, बो रिप्रेजेंट करता है बोलना, पा रिप्रेजेंट करता है पढ़ना, और ली रिप्रेजेंट करता है लेखन। यानी किसी भाषा को सीखने के लिए पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और उसके बाद लिखना हम सीखते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा समावेशी शिक्षा। समावेशी वह व्यवस्था है जिसमें सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक विद्यालय में समान अवसर के साथ शिक्षा दी जाती है। समावेशी कक्षा में सभी छात्र को साथ पढ़ाना होता है। इसमें किसी भी तरह की बायसनेस नहीं होती, भेदभाव नहीं किया जाता। जो हमारा टीचिंग होता है बाल केंद्रित होता है, यानी स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। सभी बच्चों को समान अपॉर्चुनिटी मिलती है, समान अवसर मिलता है। इसमें सामाजिक समायोजन विकसित होता है। बच्चे सहयोग, सहनशीलता और आपसी समझ विकसित होती है समावेशी शिक्षा में। हिंदी शिक्षण में चुनौतियाँ, तो पहली है क्षेत्रीय भाषा, या किसी भी भाषा को सीखने में क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं। तो पहले क्षेत्रीय भाषा, छात्र अपनी मातृभाषा के कारण हिंदी सही ढंग से नहीं सीख पाते। मान लीजिए आप कोई ऐसा राज्य है कहीं पर जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती, वहाँ का लैंग्वेज नहीं है, नेटिव लैंग्वेज नहीं है, मातृभाषा नहीं है, तो बच्चा वहाँ ढंग से नहीं सीख पाता, क्योंकि एक बैरियर के रूप में उसे काम करती है उसकी मातृभाषा। जैसे घर में हिंदी बोली जा रही है और स्कूल या कॉलेज में इंग्लिश बोलने में वो झिझक रहा है बच्चा, तो ये एक चुनौती है। रुचि का अभाव, बच्चा इंटरेस्ट सीखने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो ये भी एक चुनौती है। व्याकरण, हम बार बार नियम को ही पढ़ाए जा रहे हैं, तो इससे बच्चा जो है डर कठिन नियम अधिक और कठिन होने से छात्र व्याकरण से डरने लगते हैं। संसाधन
संबंधित चुनौतियों के बारे में बात की जाए तो जैसे शिक्षण सामग्री की कमी से जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं वो प्रभावी हो जाता है। जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई अच्छे चार्ट ही नहीं है, कहानी की पुस्तक ही नहीं है, तो हम कैसे समझाएंगे? तो इससे हमारा टीचिंग जो है प्रभावी होगा। अगला टॉपिक है हमारा अधिगम और अर्जन। तो भाषा अर्जन कैसे होती है? भाषा अर्जन का मतलब होता है अपने आप हम सीखते हैं। भाषा घर और समाज के वातावरण से हम सीखते हैं। इसमें अर्जन में इसमें कोई नियम नहीं होता, बिना सोचे हम सीखते हैं, दूसरों की नकल से सीखते हैं। वहीं भाषा अधिगम के बारे में बात की जाए तो भाषा अधिगम स्कूल में सिखाई जाती है, शिक्षक पढ़ाता है, नियम और व्याकरण सिखाई जाती है, सोच समझकर सीखी जाती है और ये अभ्यास से आती है। तो ये देखिए यहाँ 2 पॉइंट, सोच समझकर सीखी जाती है और अभ्यास से सीखी जाती है, और इसमें बिना सोचे समझी जाती है और दूसरों की नकल या अनुकरण करके सीखी जाती है। भाषा परिचय या प्राकृत। तो भाषा एक माध्यम है, विचारों को व्यक्त करने का साधन है, समाज में संपर्क बनाने का साधन है या जरिया है, चिन्हों और शब्दों की प्रणाली है, यह एक सीखा हुआ कौशल है। भाषा सामाजिक एवं सांस्कृतिक। तो सामाजिक पक्ष के बारे में बात करें तो भाषा समाज से जुड़ी होती है। भाषा समाज में रहकर भाषा सीखी जाती है, बातचीत का साधन है, लोगों के बीच संबंध बनाती है। अब निजी स्पीच के बारे में, तो निजी स्पीच बच्चे के सीखने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब बच्चा खुद से बोलता है, खुद से तर्क करता है, बच्चा अपने आप बातें करता है, इससे आत्मनियंत्रण आता है और सोचने में मदद मिलती है। तो ये हो गया निजी स्पीच। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन हमने ऊपर देख लिया है। त्रिभाषा सूत्र। तो त्रिभाषा सूत्र जो है, भारत में 3 भाषा सीखने की व्यवस्था है। पहली मातृभाषा, जिसे हम क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। दूसरी हमारी हिंदी भाषा, मान लीजिए राष्ट्रभाषा, किसी राजा की आ, राजा नहीं सॉरी राष्ट्र की खुद की भाषा, जैसे हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी सीखना, यानी दूसरी लैंग्वेज सीखना। हिंदी भाषा राज्यों में हिंदी सीखना, तो ये हम अदर सीख रहे हैं, अदर लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो दूसरी भाषा को सीख रहे हैं, यानी राष्ट्रभाषा से अलग सीखना, ये त्रिभाषा सूत्र कहता है। एक विदेशी भाषा सीखना, विदेशी भाषा में जैसे कोई आधुनिक भाषा, हम पहली दूसरी मतलब मातृभाषा और राजभाषा को छोड़कर हम किसी अदर कंट्री के लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो वो हमारे तीसरी भाग में आता है विदेशी भाषा। तो ये हमारे संतुलित भाषा विकास में बहुत ही सहायता करते हैं त्रिभाषा सूत्र। अब भाषा विकास कैसे होती है 0 से 1 के बीच में? तो बच्चे की शुरुआत आवाज़ें जो होती हैं, जन्म के तुरंत बाद यह भाषा की शुरुआत होती है। तो इसमें रोना स्टार्ट करता है जन्म के तुरंत बाद, ये भाषा की शुरुआत अवस्था होती है। ये ज़रूरत बताने के लिए बच्चा यूज करता है। कूकना यानी मधुर आवाज़ें निकालना, ये 6 हफ्ते के आसपास होती है। मुख्यतः ये स्वर ध्वनियाँ होती हैं, कूकना जिसे क्विंग कहते हैं, और 6 महीने के आसपास जो है बच्चा स्वर और व्यंजन का मिश्रण, जैसे बाबा, दादा जैसी आवाज़ें निकालना स्टार्ट कर देता है। तो ये हो गया भाषा विकास 0 से 1 वर्ष के बीच में। पढ़ाने के मुख्य तत्व के बारे में बात की जाए तो शिक्षक होना चाहिए, इसके लिए विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, संसाधन और मूल्यांकन, ये शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। इनके बिना
शिक्षण जो है अच्छे से नहीं होगा। अगला हमारा है सिद्धांत। तो अनुकरण का सिद्धांत, इसमें बच्चा दूसरों की नकल करके दूसरों को देखकर सीखता है। सामाजिक अधिगम होता है इसमें, मॉडल बनाकर सीखता है और अनुभव से ज्ञान बढ़ता है इसमें। पुनर्बलन का सिद्धांत के बारे में बात किया जाए तो सही बोलने पर इनाम मिलता है, तारीफ मिलती है, मुस्कान या शाबाशी मिलती है, गलत पर सुधार होता है, इनाम से भाषा पक्की होती है इसमें। उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत, तो उत्तेजना यानी बच्चा कितना इंटरेस्ट ले रहा है उस टॉपिक में, कितना इंटरेक्शन कर रहा है टीचर से, सवाल पूछ रहा है, और उधर से यानी टीचर की साइड से कितना अच्छा प्रभावी रूप से आंसर मिल रहा है, जवाब मिल रहा है। तो दोनों का इंटरेक्शन कितना हो रहा है, इस उत्तेजना प्रक्रिया सिद्धांत में बताया गया है। और ये किसी भी टीचिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। जैसे ये बार बार होना चाहिए, बार बार दोहराने, और इससे बच्चे में बार बार दोहराने की आदत भी बनती है। क्रियात्मक क्रियाशीलता का सिद्धांत, बालक तब अच्छे से सीखता है जब वह स्वयं करके सीखता है, सिर्फ सुनकर या रटकर नहीं। ये सिद्धांत कहता है, यानी लर्निंग बाय डूइंग। जब करके कोई बच्चा सीखेगा, कोई प्रैक्टिकल कर लेगा, तो वो अच्छे से सीखेगा। ये क्रियाशीलता का सिद्धांत कहता है। भाषा निर्माण का दृष्टिकोण, तो भाषा सीखने के क्या क्या तरीके हैं। व्यवहारवादी में आदत से, संज्ञानात्मक में सोच से, सामाजिक समाज भाषिक में समाज से, और रचनात्मक में खुद से वाक्य यानी खुद से। बच्चा खुद से सीखना शुरू कर देता है। अच्छा सीखने के लिए क्या कंपलसरी है, क्या ज़रूरी है, तो रोज़ अभ्यास होना चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, आत्मविश्वास होनी चाहिए, और सही मार्गदर्शन होना चाहिए। तो इन सब से हमें क्या निष्कर्ष निकला, तो भाषा जो है प्राकृतिक है, भाषा अर्जन जो है प्राकृतिक है, भाषा अधिगम स्कूल में होता है। समाज का वातावरण जरूरी है, मनोविज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भाषा शिक्षण, भाषा अर्जन या अधिगम दोनों में। शिक्षक की भूमिका जो है इसमें अहम होती है। अब हम कुछ विधियों के बारे में बात करें तो प्रत्यक्ष विधि, या जिसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं, तो इसमें भाषा जो है सीधी रूप से सीखा जाता है, मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता। यानी जो भाषा हम टारगेट करते हैं कि ये नई मातृभाषा को छोड़कर कोई अदर लैंग्वेज को सीखने के लिए, तो हम डायरेक्ट उसी को टारगेट करते हैं। इसमें अनुवाद से मतलब नहीं होता, सीखने और जोड़ने पर बोलने पर जोर होता है, शब्दों का अर्थ संदर्भ से समझना होता है। निगमन विधि यानी नियम से उदाहरण की ओर, पहले व्याकरण का नियम बताया जाता है, बाद में नियम के उदाहरण दिए जाते हैं। शिक्षक की भूमिका इसमें अधिक सक्रिय होती है और छात्र याद करके इसमें सीखता है। जैसे आ, कोई हम पहले नियम बता दिए, जैसे संज्ञा हम बता दिए, वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो उसके बाद एक एक उदाहरण दे रहे हैं, राम जो है व्यक्ति हो गया, वस्तु हमारी पुस्तक हो गई, स्थान हमारा मान लीजिए लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, मुंबई हो गया। तो ये चीज़ें उदाहरण हम दे, पहले नियम बताए उसके बाद उदाहरण दे दिए, तो ये हो गया हमारा निगमन विधि। आगमन विधि की बात करें तो ये उल्टा होता है निगमन विधि का, उदाहरण से हम नियम की ओर इसमें चलते हैं। पहले हम उदाहरण बता देंगे, जैसे वही एग्जाम्पल जो हमने पहले दिया कि वस्तु व्यक्ति और स्थान जो है हम पुस्तक बताएं, व्यक्ति राम हम ले लिए, और
स्थान का नाम मान लीजिए दिल्ली हमने ले लिया। पहले हम उदाहरण दे दिए, उसके बाद नियम बता दिए। तो यह सीखने में बहुत ही अस्थायी होता है, रुचि और जिज्ञासा इससे बढ़ती है। यह विधि प्रत्यक्ष विधि के अधिक अनुकूल मानी जाती है और इसमें बच्चा जो है स्वयं सीखकर नियम बनाता है। खेल विधि की बात करें तो खेल के माध्यम से पढ़ाने की विधि को खेल विधि कहते हैं। जैसे सीखना रोचक स्वाभाविक बनता है, बालक सक्रिय रूप से भाग लेता है, सीखते समय तनाव नहीं रहता, काल्पनिक शक्ति और रचनात्मकता बढ़ती है इससे, और समूह भावना और सहयोग विकसित होता है। यानी जब हम कई बच्चे एक साथ खेल कर सीखते हैं कोई चीज़, तो उनके एक दूसरे का सहयोग की भावना इसमें बढ़ेगी, सहयोग समूह की भावना बढ़ेगी, यानी ग्रुप में काम करने की भावना बढ़ेगी। इससे रुचि बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, अस्थायी ज्ञान बढ़ता है। अब जैसे कविता को खेल के रूप में सिखाना, गिनती को खेल खेल में सिखाना, ये हमारे उदाहरण इसके हो गए। व्याकरण अनुवाद विधि, जिस विधि में भाषा को व्याकरण के नियमों और अनुवाद द्वारा पढ़ाया जाता है उसे व्याकरण अनुवाद विधि कहते हैं। इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो भाषा का विकास, मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है, पहले व्याकरण के नियम सिखाए जाते हैं, वाक्यों का अनुवाद कराया जाता है, लिखित कार्य पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इसमें, और बोलने की अपेक्षा पढ़ने व लिखने पर बल दिया जाता है इसमें। तो इससे लाभ जो है, नियम स्पष्ट होते हैं और ये परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसकी कमियां हैं कि बोलने की क्षमता इससे विकसित नहीं होती और भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है, नहीं सीखी जाती, सॉरी। इसमें भाषा खुद से नहीं सीखी जाती, स्वाभाविक रूप से नहीं सीखी जाती, इसमें जो नियम है वो है। अगला हमारा टॉपिक है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम। तो टीएलएम वो सामग्री होती हैं जो जिसकी मदद से शिक्षक का पढ़ाना आसान और रोचक बनता है। जैसे चार्ट, मॉडल, फ्लैश कार्ड, मैप, चित्र, वर्कशीट, ब्लैक बोर्ड, पीपीटी आदि टीएलएम होते हैं। टीएलएम का उद्देश्य जो है, पर्पज क्या है, तो कठिन विषयों को सरल बनाना, हम बच्चों को समझाने में, समझ को बढ़ाने में ये मदद करता है। तो उपयोग विद, हाउ टू यूज, कैसे हम यूज करते हैं इसको, तो पढ़ाते समय विषय से संबंधित टीएलएम दिखाकर प्रयोग कराकर समझाया जाता है। जैसे मान लीजिए हम आ, कोई भूगोल पढ़ा रहे हैं बच्चे को, हम ग्लोब उठाए, तो ये हमारा एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। उसमें हम यूएसए का मैप दिखा रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर दिखाया हमने मैप, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं, यानी मूर्त से हम अमूर्त की ओर उसको ले जा रहे हैं, तो ये चीज़ हो गई। और छात्र की भागीदारी इसमें बहुत ही कंपलसरी होती है। बच्चा खुद चार्ट देखता है, कार्ड मिलाता है, मॉडल छूने को इसमें कहा जाता है। टीएलएम से पढ़ाई रोचक होती है और बच्चा जल्दी सीख जाता है। जैसे पहले भी हमने एग्जाम्पल दे दिया है कि गणित में कंकड़ से जोड़ना, मतलब उसमें काउंट करना 1 2 3 4, तो जो कंकड़ हो गया वो हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।